नमस्कार। मैं डॉक्टर रितु शर्मा ननन पांडे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन नीदरलैंड के कार्यक्रम लेखक की कहानी लेखक की जुबानी में आज फिर आप सबके साथ हूँ। एक नए लेखक के साथ सुनेंगे उनकी कहानी उनकी जुबानी। मित्रों, आज हमारे कार्यक्रम के अतिथि डॉक्टर के डी सिंह समकालीन हिंदी साहित्य के उन सक्रिय और बहुआयामी लेखकों में से एक हैं जिन्होंने रचनात्मकता को केवल संवाद तक सीमित न रखते हुए उसको वैश्विक सांस्कृतिक का विमर्श का माध्यम बनाया है। 21 मार्च 1975 को उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में जन्मे डॉक्टर सिंह का साहित्यिक व्यक्तित्व व्यंग, संस्मरण, उपन्यास, कविता तथा अकादमिक लेखन की विविध धाराओं में समान रूप से प्रवाहित होता है। अब तक उनकी 16 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें से कुछ एक का ऑडियो संस्करण भी साहित्य के नए माध्यमों की ओर उनके रुझान को दर्शाता है। उनकी लेखनी केवल पुस्तक पृष्ठों तक सीमित नहीं रही, बल्कि समसामयिक विषयों, यात्रा अनुभवों और सामाजिक प्रश्नों पर उनके लेख विभिन्न प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। वे देश विदेश के विश्वविद्यालयों और साहित्यिक मंचों पर हिंदी भाषा और साहित्य के सशक्त वक्ता के रूप में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। डॉक्टर के.डी. सिंह को उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था तथा अन्य संस्थानों द्वारा अनेक सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें बालकृष्ण शर्मा पुरस्कार, शरद जोशी सम्मान, निर्मल वर्मा पुरस्कार, भगवती चरण वर्मा पुरस्कार। इसके अतिरिक्त अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया जा चुका है और पीएचडी की मानद उपाधि भी उनकी साहित्यिक यात्रा की गरिमा को बढ़ाती है। तो आइए हम मिलते हैं ऐसे ही साहित्य मनीषी से, आदरणीय डॉक्टर के.डी. सिंह जी से। आज हमारे कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सर, मंच आपका है। बहुत 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 धन्यवाद रितु जी, बहुत बहुत आभार मुझे इस गरिमापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंच से जोड़ने के लिए। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत आभार सर। और साथ ही मैं सादर अभिनंदन और स्वागत करती हूँ हमारे दर्शकों का, हमारे इस फेसबुक से जुड़े हुए सभी साहित्य प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे मंच में जो लोग आते हैं, जो साहित्यकार आते हैं, उनसे हमारे दर्शकों का सबसे पहला प्रश्न यही होता है सर कि जैसे कि मैंने आपका परिचय पढ़ा और जितना मैं जानती हूँ कि आप प्रशासनिक सेवा में भी रहे और अब आपने साहित्य में भी अपना एक बहुत बड़ा स्थान बना लिया है। तो नौकरी, वो भी मुझे मालूम है कि आप हमेशा उच्च पद पर रहे हैं। तो सरकारी नौकरी की व्यस्त जिंदगी में लेखन कैसे संभव हुआ? इसके पीछे क्या प्रेरणा थी? हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। रितु जी, अगर मैं बहुत स्पष्ट कहूँ तो मुझे लगता है कि आपका साहित्यिक जीवन, अभिव्यक्ति का जो स्तर होता है, वो किसी भी ह्यूमन बीइंग का उसकी अभिव्यक्ति की बेचैनी और तड़प तो तभी से शुरू हो जाती है जब से वो होश संभालता है। और खुद को अभिव्यक्त करने का, खुद को व्यक्त करने का फिर जीवन के कई चरणों में कई तरह के माध्यम, कई तरह के स्तर आते हैं। लेखन उसमें से एक है। कुछ लोग पेंटिंग बनाते हैं, कुछ लोग कविताएं लिखते हैं। तो अपने आप को अभिव्यक्त करने के अलग अलग तरीकों में से लेखन एक तरीका है और सब बहुत सशक्त तरीका है। तो मुझे लगा कि मैं अपने आप को अच्छी तरह से व्यक्त कर सकता हूँ लिख कर। तो पहले पढ़ना फिर लिखना, ये एक जो चरण होता है यात्रा का, उस यात्रा में मैंने बचपन से ही काफ़ी कुछ पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मैं खुद को लिखने में व्यक्त कर सकता हूँ। लिखना शुरू किया और जब लिखना शुरू किया उसको रिकॉग्निशन मिला, लोगों को स्नेह मिला, लोगों का प्रेम मिला। तो इस दिशा में मेरी यात्रा आगे बढ़ती गई। और इस बीच जब मैं प्रशासनिक सेवा में आया तो थोड़ी सी बाधाएं होती हैं, समय की कुछ सीमाएं हो जाती हैं, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि मेरी जिजीविषा में, मेरी रुचि में कहीं इसमें कोई बाधा बनी हो, मेरी प्रशासनिक सेवा या मेरे राजकीय दायित्व। बल्कि मैं तो कहता हूं कि यदि आप अधिकतम व्यस्त रहते हैं तो आप अधिकतम लिख सकते हैं। हालांकि ये बात थोड़ी बहुत स्पष्ट नहीं है। मैं कहना चाहूंगा व्यस्तताएं एक्चुअल में आपको लेखन का कंटेंट देती हैं। बहुत फुर्सत में बैठा हुआ आदमी, एकांत में बैठा हुआ आदमी, उसके पास न तो उसके समग्र अनुभव होंगे, न दुनिया सामने होगी, तो वो लिख भी नहीं पाएगा।
तो मेरी व्यस्तताएं ही मुझे लिखने के लिए प्रेरित भी करती हैं। मेरी व्यस्तताओं से ही मेरे लेखन का कंटेंट मुझे मिलता है, और चूंकि रुचि और जिजीविषा ये लगातार है, इसलिए मैं यहाँ से भी कुछ ना कुछ अपने लिखने के लिए, सोचने के लिए, अनुभवों के लिए निकाल लेता हूँ। जी। बहुत सुंदर सर। आपने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि पढ़ना, आप पढ़ेंगे तो लिखेंगे, तो जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आपका शब्द भंडार समृद्ध होगा, आपका ज्ञान समृद्ध होगा। तो लिखने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अच्छा आपने अपने वक्तव्य में कहा। हमारे दर्शक का दूसरा जो सवाल है वो है आपसे कि आपने हिंदी की अनेक विधाओं में सृजन किया है, जैसे कि आपने मुझे पुस्तकें भी दी। जब हम रोमेनिया में मिले थे तो मैंने देखा था उसमें एक उपन्यास था, दूसरा यात्रा वृत्तन था, और तीसरा जो था वो आपकी काव्य संग्रह था। तो आप आपके जो अनेक विधाओं में आपने जो सृजन किया, अगर खुद को खुद का मूल्यांकन करना पड़े तो आप किस विधा के रचनाकार स्वयं को कहलाना पसंद करेंगे? ऋतु जी, जहां तक मेरा विचार है कि अभिव्यक्ति का प्राथमिक चरण वो किसी विधा या फ्रेम से नहीं बना होता है। अपने आप को व्यक्त करते हुए जब आप किसी धारा में चलते हैं, तो आपके लिखने पढ़ने के जो समग्र है आपका, उससे फिर लेखन की विधाएं और आपके समीक्षक और आलोचक ये तय करते हैं कि एक्चुअल में आप किस विधा के लेखक हैं या अभिव्यक्ति का किस स्तर तक आप पहुंचे हैं। तो जब मैं खुद महसूस करता हूँ, कई बार मैंने उपन्यास लिखने की सोची। ये सत्य घटना है, मेरे साथ घटी। मैंने उपन्यास लिखना शुरू किया, और किताब के बनते बनते, किताब के खत्म होते होते वो एक आंचलिक कथा संग्रह बन गया। वो उपन्यास के कलेवर में नहीं आ पाया, और वो कथाओं में, हालांकि कथाएं एक ही परिदृश्य की थी, पर औपन्यासिक कलेवर की बजाय वो किताब एक कथा संग्रह बन गई। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि विधाएं कुछ भी हो, विधाएं उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। विधाओं का तो सृजन, आपकी जो शास्त्रीयता होती है लेखन की, उसमें लोग तय करते हैं कि ये संस्मरण कहा जाए इसको, या व्यंग कहा जाए, या जो भी है। लेकिन फिर भी जब आपने कहा है कि किस विधा के मैं नजदीक हूँ, तो मैं मूलतः खुद को एक व्यंग्यकार कहा जाना पसंद करूंगा, क्योंकि व्यंग मेरी प्रिय विधा है। हालांकि मैंने कहानियां लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं, कविताएं, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, एकेडमिक लेखन भी किया है। लेकिन इसके बावजूद सबके मूल में मुझे लगता है कि व्यंग मेरी सर्वप्रिय विधा है, और मैं व्यंग्यकार के तौर पर ही अपने आप को एक लेखक के तौर पर पाता हूँ। बहुत बहुत बढ़िया सर। कल हमारे व्यंग पुरोधा जोशी जी का उनका जन्मदिन भी था, और अभी आपने जी। व्यंग की बात की, तो आपने कहा कि व्यंग विधा, आप व्यंग का स्वयं को कहलाना पसंद करते हैं। लेकिन साहित्य की अन्य विधाओं से बिल्कुल अलग है व्यंग। अ, मतलब जहाँ तक मेरा मानना है, या जहाँ तक मेरा ज्ञान है, कि व्यंग लिखना अपने आप में एक बहुत कठिन विधा है। तो आप ऐसा क्यों मानते हैं कि ये बिल्कुल अलग है? और अ, मतलब ये आपने इसको किस तरह से, क्योंकि आपने कहानी लिखी, उपन्यास लिखी, काव्य लिखी, जैसे आपने बताया भी है, और आप अपने आप को व्यंगकार कहलाना भी पसंद करते हैं। तो अ, इन ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से आप अपने आप को व्यंगकार कहलाना, क्या हमें कुछ संदर्भ बताइए सर, हमारे दर्शक जी, जानना बिल्कुल। चाहते हैं। देखिए, हिंदी की अन्य विधाओं में जैसे कहानी है, उपन्यास है, या दूसरी विधाएं हैं, उनमें एक स्ट्रेट लेखन होता है, आपके अनुभव, और उन अनुभवों को आप तरतीब से रखते हुए जाते हैं, उस देश काल की परिस्थितियों में अपने आप को संजोते हुए। तो कभी संस्मरण निकलता है, कभी कहानी निकलती है। जब संस्मरण में काल्पनिकता आ जाती है तो वो कथा हो जाती है। संस्मरण अगर ठोस संस्मरण हुआ, तो आपके जीवन की सारी घटनाएं ऐतिहासिक ढंग से आपके सामने आती हैं, और वो संस्मरण हो जाता है। जब आप किसी के बारे में किसी को याद रख सकते हैं, याद कर रहे होते हैं, तो वो जीवनी हो जाती है उसकी। व्यंग एक बिल्कुल डिफरेंट विधा इसलिए है, मैं इसलिए मानता हूँ, व्यंग का जो स्तर आपको शब्दों में और पन्नों में दिखता है, व्यंग दरअसल उसके नीचे कहीं होता है। जब आप किसी पैरा को पढ़ रहे होते हैं, किसी कथानक को, किसी छेपक को पढ़ रहे होते हैं, तो उसकी जो भाषा है, उस भाषा के भीतर एक और सतह है, वो व्यंग की सतह है। यहाँ पर जो व्यंग्यकार है, उसके सामने ये एक जिजीविषा भी होती है, और शायद ये एक कठिन उद्देश्य भी होता है। आप जो कहना चाहते हैं, उसे आपको सीधे सीधे नहीं कहना, पर कहना भी ऐसे है
कि जिस व्यवस्था पर, जिस व्यक्ति पर, जिस चीज पर आप व्यंग करना चाहते हैं उसे पर्याप्त चोट भी पहुंचे। या आप कह सकते हैं कि आप एक ऐसी गाली देना चाहते हैं जो गाली की भाषा में भी ना हो, गाली की मुद्रा में भी ना हो, पर सामने वालों को महसूस हो कि उसे चोट पहुंचाई गई है। तो हास्य और व्यंग्य में बल्कि यही फर्क है। हास्य तत्काल आपको हंसाता है, व्यंग्य आपको थोड़ी देर के लिए स्तब्ध करता है, थोड़ी देर के लिए सोचे पर बाध्य करता है। इसके बाद आपको जो चोट लगती है वो बहुत देर बाद महसूस होती है कि दरअसल जो कहा गया है वो एक व्यंग्य है। तो भाषा की इस स्तर का जो है, और इसीलिए देखिए व्यंग्य के पाठक भी कम है, क्योंकि यहाँ दोहरी मेहनत है। आपको पन्ने खोल करके सिर्फ एक इबारत नहीं पढ़नी है, उन शब्दों को पढ़ना है, उन शब्दों के भीतर जो निहितार्थ है, जो व्यंग्य जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर उतरना है, जिसको कहते हैं गहरे पानी पैठ। तो साहित्य की इस विधा में पाठक को भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और व्यंग्यकार को तो निश्चित रूप से बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेरे जैसे व्यंग्यकार को इसलिए भी कि मैं चूंकि एक तंत्र में हूँ, एक व्यवस्था में हूँ, तो मेरी अपनी कुछ सीमाएं भी हैं अभिव्यक्ति की। मैं बहुत सीधा कुछ कह भी नहीं सकता। तो उस प्रोफाइल के दृष्टिगत या समाज में मेरी जो भूमिका है उसके दृष्टिगत एक व्यंग्यकार बने रहना और व्यंग्यकार का धर्म निभाना थोड़ा कठिन है, लेकिन ये है बहुत रोचक, और मैं इसकी रोचकता को पूरी तरह से जीता हूँ। बिल्कुल सही कहा सर, यही मैं कहने वाली थी कि आप जहाँ जिस ओहदे पर हैं वो बहुत ही ज़िम्मेदारी का है, और उस ओहदे पर रहते हुए इतनी निर्भीकता दिखाना भी अपने आप में एक साहसपूर्ण काम है। तो इसके लिए तो आप निश्चय ही प्रशंसनीय हैं। अ, हम क्योंकि मैंने आपकी कविताएँ भी सुनी हैं और आपका काव्य संग्रह भी है, तो हम चाहते हैं कि हम हमारे दर्शक आपसे 1 या 2 आपकी कविता या गज़ल भी सुनना चाहते हैं, यदि आप सुना सकें तो? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आप सभी के लिए, दर्शकों के लिए अपने जो जुड़े हुए हैं, एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये कविता का शीर्षक है गहरी नदी का जाल। जाल हूं मैं जिसे हर सुबह फेंक दिया जाता है जिंदगी की गहरी नदी के बीचों बीच। जाल हूं मैं जिसे हर सुबह फेंक दिया जाता है जिंदगी की गहरी नदी के बीचों बीच। हर शाम समेट लाता हूं मैं अपने साथ, अपने लिए कुछ सपने, कुछ तनाव और कुछ जिम्मेदारियां कल की। हर शाम समेट लाता हूं अपने साथ, अपने लिए कुछ सपने, कुछ तनाव और कुछ जिम्मेदारियां कल की। घर के लिए ले आता हूं कुछ खुशियां, थोड़ी सी रेजगारी और राशन के कुछ झोले। घर के लिए ले आता हूं कुछ खुशियां, थोड़ी सी रेजगारी और राशन के कुछ झोले। नदी से बाहर निकल कर भी डराती हैं उद्दाम लहरें, गहरे भंवर। अपने खाली हो जाने के बावजूद कुछ भरा भरा सा रहता है मेरे वजूद में। अपने खाली हो जाने के बावजूद कुछ भरा भरा सा रहता है मेरे वजूद में। मुझे बिल्कुल खाली होना होता है अगले दिन फिर से जिंदगी की नदी में फेंके जाने के लिए। ये एक वाह! सारगर्भित कविता बहुत थी। तो गहराई बहुत गहरी बात की आपने जाल के माध्यम से, कि ज़िंदगी की समुद्र में फेंका जाता हूँ मैं फिर से, और रेज़गारियाँ ले आता हूँ और ज़िम्मेदारियाँ निभाता हूँ। बहुत ही गहन बातें आपने इस कविता के माध्यम से कही, बहुत सुंदर रचना आपकी। और इसके साथ ही हमारे साथ नीदरलैंड से जुड़ गई हैं प्रोफेसर आनंदी शिंदे, वरिष्ठ बाल साहित्यकार डॉक्टर नागेश पांडे संजय जी भी जुड़ गए हैं। और आपने सही कहा, लेखक अंततः लेखक ही होता है, उनका कहना है। और आनंदी जी का कहना है कि व्यंग लेखन जो है साहित्य की सबसे कठिन विधा है। तो आपका बहुत आभार। सर, आप चाहेंगे कि एक गज़ल और हो जाए हमारे जी दर्शकों की? बिल्कुल। जी। कविताओं के साथ गजल का जो मिश्रण है, वो हालांकि मैं अपने आप को एक्चुअल में कभी भी नहीं कहता, गजलकार भी नहीं कहता, लेकिन जैसा कि मैंने बताया अभिव्यक्ति कभी भी किसी भी ढंग से, मैं टूटे फूटे ढंग से भी निकल आती है तो उसको सहेज जी। लेता हूँ और वो पंक्तियां मेरे सामने आ जाती हैं। तो कुछ लाइनें मैं गजल की सुना रहा हूँ आप। स्वागत ढलते हुए सूरज की एक किरण बन गई,
ढलते हुए सूरज की एक किरण बन गई, आज से हम उनके दिल की चुभन बन गई, वाह! आज से हम उनके दिल की चुभन बन गई। सिमटा जो ये वजूद तो सिमटा कुछ इस कदर, सिमटा जो ये वजूद तो सिमटा कुछ इस कदर, जा कर के उनके माथे की एक शिकन बन गई, वाह! जा कर के उनके माथे की एक शिकन बन गई। और आखिरी उसका शेर सुना रहा हूं आपको। रखा था खुदा ने जहां को एक जमी पर, रखा था खुदा ने जहां को एक जमी पर, टूटा जो दिल की तरह कई वतन बन गए, वाह! टूटा जो दिल की तरह कई वतन बन गए, आज से हम उनके दिल की चुभन बन गए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत, बहुत सुंदर सर। कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि जितनी आपकी लेखनी अन्य विधाओं में सशक्त है, उतनी गज़ल और कविता में भी आप महारत हासिल हैं। हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि आपने देश-विदेश में हिंदी भाषा पर व्याख्यान दिए हैं। अभी हाल ही में आप रोमेनिया में भी थे। क्या आपको लगता है कि हिंदी का वैश्विक भविष्य पहले से अधिक सशक्त हो रहा है? निश्चित रूप से ऋतु जी, और ये हिंदी के वैश्विक भविष्य, हिंदी के वैश्विक प्रसार का ही एक ये अन्यतम उदाहरण है कि आप नीदरलैंड में हैं और मैं भारत में बैठ करके आपसे बात कर रहा हूं और हम हिंदी पर बात कर रहे हैं। तो ये जो एक अंतर्राष्ट्रीय जो ऑरा है हिंदी का, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और पिछले दिनों चूंकि उस सम्मेलन में आप भी थी, रोमानिया सम्मेलन में आपने देखा होगा लगभग 23 से 25 देशों के प्रतिनिधि वहां मौजूद थे और हिंदी पर अच्छी चर्चा चल रही थी। मुझे पूरा विश्वास है कि हिंदी का प्रसार वैश्विक स्तर पर तेजी से हो रहा है। हालांकि इसमें केवल किताबों का ही नहीं, हमारे आपके जो डिजिटल माध्यम है उनका भी बहुत बड़ा उनकी भूमिका है। और ये डिजिटल माध्यमों से अब चूंकि चीज़ें ग्लोबल हो गई हैं, नेट के जरिए हम किसी भी देश का कोई भी साहित्य पढ़ना चाहें डिजिटल लाइब्रेरी में उपलब्ध है। तो हिंदी से जुड़ाव रखने वाले अब कम से कम जो दूसरे देशों में मौजूद हैं वो हिंदी कंटेंट की कमी को महसूस नहीं करते। किताबें उपलब्ध हैं और अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ते हैं। नई पीढ़ी का भी हिंदी से जुड़ाव है। मुझे पूरा विश्वास है कि हिंदी का वैश्विक प्रसार अपनी पूरी गति से बढ़ रहा है आगे और इसमें गुणवत्ता भी आ रही है। जी सर, बिल्कुल सही कहा कि हिंदी अब अछूती भाषा नहीं रह गई है। पहले कहा करते थे कि मंद्रियान भाषा को सब लोग दूसरे नंबर पर मानते थे, लेकिन अब हिंदी पूरे विश्व में छा चुकी है और ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्दी ही यूएन की भाषा भी हिंदी बन जाएगी। अगला प्रश्न जो हमारे दर्शकों का है वो है अगला पाठ आपका जो अलकनंदा, जी, अलकनंदा जैसे आपके कार्यों का ऑडियो रूप में आना, क्या ये एक साहित्य के नए रूपों की ओर आपका सचेत प्रयास है? हमारे दर्शक जानना दरअसल चाहते मैं हैं। सच कहूँ तो ये प्रयास मेरा अपना निजी प्रयास नहीं है। ये इस समय की जो एक सामाजिक धारा है, जो किसी भी चीज को डिस्प्ले करने की, उसमें हर युग में अलग अलग अभिव्यक्तियों के स्तर होते हैं। और हमें परंपरागत रूप से, अगर मैं एक लेखक के तौर पर और जिस उम्र का लेखक मैं हूं, मैं अगर कहूं तो जब जब तक सामने जो शब्द हैं जो पन्नों पर हैं, जब उन शब्दों को जब तक मैं अपनी उंगली से नहीं छूता, मुझे संतुष्ट नहीं होती कि मैं पढ़ रहा हूं। पर जो नई पीढ़ी है वो डिजिटल माध्यमों से, मोबाइल से और टैबलेट पे पढ़ रही है। हमारे सामने भी ये चुनौतियां हैं। मैं सरकारी काम करता हूं तो कई बार ये बाध्यताएं होती हैं कि आपको बहुत सारी चीजें टैबलेट में, कंप्यूटर में पढ़ना है। सच ये है कि उससे हमें वास्तव में वो संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि बचपन से हम किताबों को छू करके उनके शब्दों को महसूस करते आए। लेकिन जब मुझे मेरे प्रकाशक ने कहा कि आपकी अलकनंदा और अगला पृष्ठ दो के बारे में सिंगापुर की एक है कंपनी, वो ऑडियो जारी करना चाहती है, तो मैंने उसकी अनुमति दे दी। केवल इसलिए दे दी कि किसी भी माध्यम से हो, अगर साहित्य का प्रसार होता है तो चाहे दृश्य माध्यम से हो, श्रव्य माध्यम से हो,
हमारी आपकी किताबों पर अगर कोई सिनेमा बनता है, उसका भी निश्चित रूप से बड़े वर्ग में उसका प्रसार होता है। मेन ये है कि उसका संदेश जाना चाहिए, रचना क्या है, रचना क्या कहना चाहती है, आपको कितना छू सकती है, वो चाहे दृश्य माध्यम से हो, श्रव्य माध्यम हो या पढ़ने का हो। तो मैं इसमें बुरा नहीं समझता कि डिजिटल माध्यमों से या ऑडियो बुक में या डिजिटल लाइब्रेरीज हैं, अगर इस माध्यम से भी साहित्य को पढ़ा जा रहा है तो महत्वपूर्ण उसे पढ़ा जाना है, महत्वपूर्ण उसका माध्यम नहीं। मुझे खुशी है कि अब हिंदी साहित्य में भी कई तरह के माध्यमों से साहित्य का प्रसार हो रहा है। और मैं देखता हूँ कि जब हमारी नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं, जब वो जयशंकर प्रसाद और गोदान और प्रेमचंद को डिजिटल लाइब्रेरीज में ढूंढते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि भले आज किताबें उनके सामने नहीं है, पर वो कंटेंट मौजूद है, उसमें उनकी रुचि है। तो अगर ऐसे माध्यम समाज में हैं और तकनीक के माध्यम से हिंदी को आगे बढ़ाया जा सकता हो, वो बड़ी उदारता से हमें इसको ग्रहण करना चाहिए। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि मैं भी शिक्षण कार्य करती हूँ सूरीनाम के लिए, तो वहाँ पर हिंदी की पुस्तकों का थोड़ा अभाव है। तो ये जो हमारी संचार क्रांति है, डिजिटल क्रांति है, इससे कहीं तो फ़ायदे हुए हैं कि लोग कहीं भी, किसी भी वक़्त कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक प्लेटफ़ॉर्म हो गया है। और पुस्तकें जो है आपने सही कहा, जब तक उन अक्षरों को उंगलियां छूती नहीं है तब तक वो मन तक नहीं आते हैं आपके और मेरे जैसे लोगों के। लेकिन कुछ लोग डिजिटल के माध्यम से भी, मजबूरी कहिए या सुविधा कहिए या आसानी कहिए, कि आप कहीं भी किसी को भी पढ़ सकते हैं, जो चाहें आप। चाहे वो भारत का साहित्य हो या विदेश का साहित्य हो, आप आसानी से उसे डिजिटल माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत शुभकामनाएं कि सिंगापुर की कंपनी ने आपका डिजिटल माध्यम से इन 2 पुस्तकों का डिजिटलाइजेशन किया, तो इसके लिए बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। हमारे दर्शक का दूसरा प्रश्न है, आपकी रचनाओं में यात्रा और अनुभवों की महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देती है। क्या यात्रा आपके लेखन को केवल सामग्री देती है या दृष्टि भी प्रदान करती है? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। यात्राएं निश्चित रूप से मुख्यतः दृष्टि ही प्रदान करती हैं। सामग्री यदि आज की तारीख में अगर आपको चाहिए, तो मैं अभी नीदरलैंड के बारे में इतना कुछ गूगल से सर्च करके आपको ही बता सकता हूँ, और हो सकता है आप ही मुझसे कहेंगे अरे इस जगह तो हम कभी गए ही नहीं, और मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक्चुअल में भौतिक स्तर पर उन जगहों तक जाना वो एक बात है, उससे एहसास होता है, पर बाहर की यात्राएं केवल उस जगह तक पहुंचने की चीज नहीं होती। उस जगह तक पहुंचने के दौरान जो यात्रा की जाती है, वास्तव में यात्रा का संस्मरण मुख्यतः वो होता है। और इसके बाद वहां पहुंच करके उस चीज को, जैसे कोई आदमी ताजमहल देखने आए, तो केवल वो व्यक्ति और ताजमहल, इस पूरी यात्रा में 2 ही पात्र नहीं है। उस यात्रा में वो ट्रेन भी उसके एक पात्र है, उस ट्रेन में मिले हुए लोग भी पात्र हैं, उसने जहां खाना खाया, जहां चाय पिया, किसी ने उसकी मदद की या किसी ने धोखा किया, वो सारे लोग उसके साथ प्लस माइनस जो भी है वो उसकी पात्रता रखते हैं, उसके संस्कार। मैं जब बाहर जाता हूँ, घूमता हूँ, तो मैं हमेशा यात्रा को हमेशा अपने विजन से देखता हूँ। मुझे वो चीजें या पत्थर की बनी हुई पुरानी ऐतिहासिक चीजें उतनी आकर्षित नहीं करती जितना मुझे वहां का वातावरण करता है। मतलब उसके आसपास जीने वाले लोग, उसके सहारे जीने वाले लोग, फोटोग्राफी से लेकर टैक्सी ड्राइवर से लेकर के गाइड से लेकर के, और वहां का अपना हर मॉन्यूमेंट होता है, हर चीज जो होती है उसके आसपास एक अदृश्य इतिहास तैरता रहता है। वो उन लोगों की जबान पे होता है, वो किताब पे नहीं होता। हम उसको सबाल्टर्न इतिहास कहते हैं। लोकोक्तियों से, जनश्रुतियों से बना इतिहास। कहते हैं कि एक राजा था तो उसने ये किया था, अब आप जो ये पहाड़ देख रहे हैं ये उसी राजा का बेटा है, अब ये पत्थर बन गया था, तो ये देखिए, हो सकता है कुछ मानवाकृति हो उसमें, वो पत्थर जैसा लग रहा हो, पर उन जनश्रुतियों और लोकोक्तियों के पीछे जो कहानियां तैरती हैं, मुझे वो सुनने में बड़ा रोचक लगता है। और कुल मिलाकर के मैं वहाँ के सामाजिक और वहाँ के आध्यात्मिक, वहाँ की दार्शनिक चीज़ों के बारे में भी अटैचमेंट रखता हूँ। और कुल मिलाकर मेरी यात्रा का जो वृत्तांत होता है, वो मेरा उस जगह से नाता या उस जगह पहुँचना भर नहीं होता, उस जगह तक पहुँचने की पूरी यात्रा मेरी यात्रा वृत्तांत का हिस्सा होती है। मुझे अच्छा लगता है यात्राएं करना, और उन यात्राओं पर इन चीज़ों को शोध करना, लिखना, और बाद में उसे लोगों तक पहुँचाना। ये एक शगल है मेरा, शौक कह सकती हैं आप इसको, मुझे अच्छा लगता है। बहुत सुंदर शौक है सर, इसको इसी तरह बनाए रखिए ताकि लोगों तक नई नई जानकारियाँ पहुंचती रहें।
सही कहा आपने कि यात्रा वृतांत या यात्रा संस्मरण लिखना केवल वहाँ गए, इमारतों को देखा, म्यूज़ियम को देखा, सिर्फ़ वही नहीं है। जब तक आप वहाँ के सामाजिक जीवन से, लोक संस्कृति से प्रभावित नहीं होते, उसमें से कुछ नहीं निकाल पाते या समझ पाते, तो फिर कोई फ़ायदा मतलब उतना प्रभावी नहीं बन पाता। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगला प्रश्न जो हमारे दर्शकों का है सर, वो जानना चाहते हैं कि अब तक के साहित्य में आपकी सबसे प्रिय कृति या पुस्तक कौन-सी रही? जिसे लिखने का एक खास कारण हो, जिस मतलब ऐसी कोई घटना घटी हो, जिससे प्रेरित होकर आपने वो पुस्तक या कविता या उपन्यास रचा हो? हमारे जी। दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। मेरी अब तक 16 किताबें प्रकाशित हैं और उसमें से जी, सारी किताबें, उसमें 1-2 किताबें ऐसी होंगी जो फ़िक्शन होंगी, काल्पनिकता पे होंगी। ज़्यादातर मेरे अपने संप्रक्त अनुभव हैं, शुरू से लेकर के और इस उम्र तक जो भी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा नज़दीक और मैं कहूँगा कि जो एक घटनाक्रम के तहत वो किताब बनी, मेरे पिताजी 2017 में उनका निधन हुआ और उसके पहले वो अब हमारे अपने क्षेत्र के बारे में कुछ चीज़ें, वहाँ के अपने सांस्कृतिक धरातल पर कुछ लिखना चाहते थे और कई बार मुझसे उनकी चर्चा भी हुई और मुझे लगा कि वो हो सकता है कि लिखने की उम्मीद रखते हों, लिख रहे हों, क्योंकि मैं लेखक था ही, तो मैंने भी उनको सजेस्ट किया कि बिल्कुल आपको एक डायरी लिखनी चाहिए, अपने बचपन से लेकर अब तक का संघर्ष लिखना चाहिए। और दुखद रूप से 2017 में अचानक असामयिक निधन हुआ उनका। बहुत दिन बाद, लगभग 1 महीने, डेढ़ महीने बाद मुझे उनके पास से एक डायरी मिली, उनके सामान से। उस डायरी में उन्होंने तकरीबन 15 से 20 पेज अपने जीवन के शुरुआत के लिखे थे, कि बचपन से किस तरह से वो पले-बढ़े, क्या संघर्ष था उनके जीवन में। उस किताब को मैंने आगे बढ़ाया और मैंने उनकी आत्मकथा लिख डाली उन्हीं के शब्दों में। उस किताब का अरे नाम है वाह! अनहोनी होए नहीं, होनी होए सो होए। तो उस किताब को मैं कहता हूँ उसको आत्मकथात्मक जीवनी, क्योंकि मैंने लिखी तो जीवनी है वो, मेरी आत्मकथा नहीं है, पर मैंने पिताजी बनकर वो जीवनी लिखी, इसलिए उसमें मैं शब्द का इस्तेमाल है कि मैं जब छोटा था, मैंने ये संघर्ष किया, मैंने। और अच्छी बात देखिए, ये बड़ा संयोगित चीज़ है, पिताजी के जीवन का जो हिस्सा हमारे साथ से शुरू हुआ था, जब हम पैदा हो गए, तब से तो हम जानते ही थे, पर उतना वो लिख के रख गए थे जब तक उनके जीवन में हम नहीं थे। उन्होंने अपने विवाह तक की पूरी कहानी लिखी। तो इस तरह से इस कहानी को आगे बढ़ा करके, और वो तकरीबन 400 पेज की ये किताब मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये किताब फिर ये 400 पेज की किताब बनी, अनहोनी होए नहीं, वाह! होनी होए से होए। ये किताब मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इसको लिखने में मैं कई बार दुखी हुआ, आहत हुआ, रोया भी उन चीज़ों को याद करके। और मेरी मदर तब जीवित थी जब किताब लिख रहा था। उनको कुरेदना, पिताजी की स्मृतियों को जानने के लिए उनको कुरेदना भी बहुत कष्टकर होता था, वो दुखी होती थी, पर वो बताती थी। तो बहुत मुश्किल हुई इस किताब को लिखने में। लेकिन इस किताब को लिख करके पता नहीं मुझे क्यों लगा कि जैसे मैंने उनको अपनी श्रद्धांजलि, होता है एक श्रद्धांजलि, फूलों के माध्यम से नहीं, शब्दों के माध्यम से मैंने उनको अपनी श्रद्धांजलि दी। बहुत सुंदर सर, आपने सच में अपने पूज्य पिताजी की स्मृतियों को इसमें इकट्ठा करके बहुत सुंदर श्रद्धांजलि दी है और ऐसा बहुत कम हो पाता है। लोग अक्सर इस तरीके की चीज़ें लिखते हैं तो मतलब खुद के लिए लिखते हैं। आपने अपने पिताजी के लिए लिखी तो एक बहुत ही रोचक पुस्तक ये बनी है, हम ऐसा मान सकते हैं। अ, उसके बाद हमारे दर्शक चाहते हैं कि आप आपकी कोई एक प्रिय कविता या एक गज़ल और सुना दें। ज़रूर। मैं आपको एक कविता सुना रहा हूँ। इस बीच हमारे साथ मॉरिशस से वरिष्ठ साहित्यकार कल्पना डॉक्टर कल्पना लाल जी भी जुड़ गई हैं, आपको बधाई दे रही हैं। और भी हमारे साथ प्रियंका सिंह जी भी जुड़ी हुई हैं, आपकी गज़ल के लिए प्रशंसा कर रही हैं। तो ये कविता सुना रहा हूँ, ये थोड़ा-सा श्रृंगार पर है, सौंदर्य पर है। जी, बेशकीमती जो भी है मेरे जीवन में, बेशकीमती जो भी है मेरे जीवन में, प्रत्याशित सा जो कुछ भी है मेरे मन में, जो भी झंकृत कर सकता है, जो आपको हिला सकता है, जो भी झंकृत कर सकता है, पाना भी और खोना भी, उन सब में है एक तुम्हारा होना भी। वाह! उन सब में है एक तुम्हारा होना भी।
खुशियों के गुच्छे हों, चाहे दुख के बादल हों। खुशियों के गुच्छे हों, चाहे दुख के बादल हों। बांसुरी वेदना की हो या फिर रुंझुन पायल हो। जीवन के सिक्के के पहलू, हंसना भी और रोना भी, उन सब में है एक तुम्हारा होना। वाह! अगली पंक्तियां हैं। साथ तुम्हारा हर पल हर क्षण, जीवन का हर सीमित कण कण। साथ तुम्हारा हर पल हर क्षण, जीवन का हर सीमित कण कण। बड़ी बड़ी बातों के भीतर छोटा सा एक कोना भी, उन सब में है एक तुम्हारा होना भी। उन सब में है एक तुम्हारा होना। थैंक यू। बहुत सुंदर पंक्तियाँ सर, बहुत सुंदर पंक्तियाँ। और हम अब लगभग कार्यक्रम के अंत में हैं, तो अंत में हम हमेशा अपने अतिथि से हमारी भावी पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी के लेखकों या युवाओं के लिए आप कोई संदेश दें, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा अपने जितने भी मित्र हैं, प्रशंसक हैं और जो नई पीढ़ी के लोग हैं, पढ़ने से नाता बिल्कुल न तोड़ें। खुद को अभिव्यक्त करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, वो पढ़ना और लिखना ही है। मैं एक छोटी-सी आपको घटना, एक छोटे से उदाहरण से आपको बताऊँगा। भोपाल के पास एक जगह है भारत में, भीमबेटका। इसमें पुरातात्विक ऐतिहासिक साक्ष्य हैं और वहाँ पर जब मैं एक बार गया था तो देखा कि बहुत हज़ारों साल पुराने छोटे-छोटे चित्र किसी ने उकेरे हुए हैं गुफाओं में। शैलाश्रय कहते हैं उनको, उन चित्रों का पुरातत्व विभाग उनका संरक्षण करता है। हज़ारों साल पहले के बनाए हुए चित्र हैं। किसी में कोई हिरण का शिकार कर रहा है, किसी में लोग नाच गा रहे हैं, बजा रहे हैं, कुछ लोग जैसा लगता है जैसे परिवार हो, 2 बड़े चित्र हैं, 2 छोटे चित्र हैं। मैंने सोचा कि उस समय जिस वक़्त इनके पास आश्रय के रूप में ये गुफाएँ ही थी, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, रहने के लिए मकान नहीं था, उस वक़्त ये किस प्रकार का मनोरंजन की अवस्था थी, किस प्रकार की मानसिक दशा थी, जिसमें वो चित्र उकेर पा रहे थे। उस संघर्ष में कभी अचानक पानी, कभी अचानक बिजली, कभी शिकार नहीं मिला, कभी भोजन भी नहीं किया। जो मुझे एहसास हुआ कि वो लोग दरअसल वहाँ अपने होने का प्रमाण देना चाहते थे, कि हम कभी यहाँ थे। लिखना दरअसल अपने होने का प्रमाण देना है। तो नई पीढ़ी अगर चाहती है कि वो अपने होने और बने रहने का प्रमाण भी अपने साथ लेकर चले, तो उसे कुछ ना कुछ ज़रूर लिखना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि अगर कोई आदमी आत्मानुभूत, अपने अनुभव आत्मघटित लिखता है, कोई बच्चा भी डायरी लिखता है, यकीन मानिए वो बच्चा कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आत्महत्या के लिए प्रेरित नहीं हो सकता। क्योंकि उसे जो कहना था, जो अपने माँ-बाप से नहीं कह पाया, मित्रों से, समाज से नहीं कह पाया, अगर वो अपनी डायरी से कह सकता हो और उकेर सकता हो, उड़ेल सकता हो अपनी डायरी में, तो जीवन के तमाम संघर्षों से जूझ सकता है वो। और जब वो कभी बड़ा हो जाएगा, तो उसमें दंभ नहीं आएगा, क्योंकि तब वो जब अपनी डायरी पढ़ेगा कि मैं क्या था और अब कहाँ से, किस यात्रा से यहाँ आया हूँ, तो उसको अपने जीवन का एक संतुलन, उसको अपने जीवन का एक स्थिति भी पता रहेगी कि मैं क्या था और क्या हूँ, अब क्या हो सकता हूँ। लिखना आपके जीवन को वास्तव में झंझोड़ता है। लिखना आपके जीवन को सहलाता भी है। लिखना इतना ज़रूरी, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि हर आदमी नहीं लिख सकता। हर लेखक जो है वो एक अच्छा पाठक होता है। हर पाठक एक अच्छा लेखक नहीं हो सकता। लेकिन कई बार लेखक की चीज़ को महसूस करके पाठक की दिशा भी बदल जाती है। दरअसल लिखा ही इसलिए जाता है कि समाज को, लोगों को, उनकी मनोदशा को बदला जा सके, क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जा सकें या उन्हें समझाया और सहलाया जा सके। कई बार हमें पढ़ने से बड़ी शांति मिलती है। कई बार हमें अनचाहे ही किसी किताब को पढ़ने से हमारे अपना कोई बहुत अदृश्य सा प्रश्न होता है, कुछ तनाव और परेशानी होती है, वो अचानक से हल हो जाती है किसी किताब को पढ़ करके। तो पढ़ना और लिखना आदमी के जीवन में, ह्यूमन बीइंग में बेहद आवश्यक चीज़ है। इसकी निरंतरता को बनाए रखने की ज़रूरत है। आज की तारीख में चैट जीपीटी, एआई सब कुछ हो सकता है, लेकिन किताब का, लिखने का, पढ़ने का कोई विकल्प जब तक मानव सभ्यता है नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और मैं सच में आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगी। मुझे पता है कि आज आपकी व्यस्तता बहुत अधिक थी। हमारे दर्शकों की ओर से भी आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि साहित्य और प्रशासनिक दायित्व दोनों को संतुलित रूप से निभाते हुए भी आपने ये सिद्ध किया है कि साहित्य
केवल अभिव्यक्ति नहीं बल्कि एक जीवंत सामाजिक जिम्मेदारी भी है। उनकी रचना आपकी रचनात्मकता का मूल स्वर नवीन अनुभवों, विविध संस्कृतियों और मानवीय संवेदनाओं को आत्मसात कर हिंदी साहित्य को समृद्ध करना है। और जैसा कि आपने अभी हमारे अभी कार्यक्रम के संदेश में भी कहा कि पढ़ना और लिखना ज़रूर जारी रखिए, क्योंकि यही अंतिम सत्य यही है। हमारी आने वाली पीढ़ी को और वर्तमान पीढ़ी को हम यही धरोहर के रूप में देना देंगे और देना चाहेंगे। तो साहित्य हमेशा अमर रहता है, अज़र रहता है। आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और साथ ही आज हमारे इस आभासी पटल से जुड़े हुए हमारे सभी दर्शकों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपनी टिप्पणियों से हमारे कार्यक्रम का मनोबल बढ़ाया और उत्साहवर्धन किया। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे एक नए लेखक के साथ और सुनेंगे उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद।